स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की एक नई सीरीज़ जो आगामी परीक्षा में होने रही है। लेखपाल, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी के लिए एक नई सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। तो शुरू से आपका हिंदी का पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा अंत तक। तो देखिए, हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय होता है। उत्तराखंड के 20 प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी से ही आते हैं और एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो शुरू करते हैं हिंदी को। हिंदी देखिए, सबसे पहले हिंदी का नाम ही देखते हैं। जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, या बोलिए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। मतलब हम हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी अपने आप में अपनी भाषा का शब्द नहीं है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द आ जाएगा, यहाँ पर हम कहेंगे हिंदी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अब फारसी भाषा का शब्द है तो हिंदी तक कैसे आ गया या हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, इसको भी जानना जरूरी है। और प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता है। पहला तो यही बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, दूसरा हिंदी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो एक शब्द आता हमारा सिंधु। सिंधु शब्द से क्या हुई है, हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की उत्पत्ति। अब सिंधु क्या है, देखिए सिंधु एक नदी है। एक नदी के नाम पर हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब सिंधु से हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले तो सिंधु देखिए, सिंधु किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु आ जाता है आपका संस्कृत भाषा का शब्द। ये पूछा गया क्वेश्चन है 2020-21 के किसी एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछा गया था कि सिंधु किस भाषा का शब्द है। सिंधु आ जाता है आपका संस्कृत भाषा का शब्द। अब सिंधु से कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई, तो सिंधु से एक शब्द निकल करके आया हिंदू। इस हिंदू में कालांतर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उच्चारण का थोड़ा सा दोष हुआ और ये बन गया हिंद। और इसी हिंद में लग गया ई प्रत्यय। अब ई प्रत्यय लगने के बाद ये बन गया हिंदी, जो आज हमारी क्या है, राजभाषा है। अब हिंदी में जो प्रत्यय लगा ई प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में आते हैं और थोड़ा सा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रत्यय। और जो प्रारंभ में आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। तो हिंदी का विकास देखिए कैसे हो रहा है। सिंधु आया संस्कृत का शब्द और फाइनली हमें क्या मिल गया, हिंदी। तो हिंदी क्या हुई, एक क्रम में विकसित हो रही है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो क्रम के अनुसार विकसित हो रही है। अब क्रम कैसा है, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, संस्कृत। संस्कृत क्या है, तो संस्कृत को बोला जाता है सभी भाषाओं की जननी। यानी कि संस्कृत क्या आ जाएगी, सभी भाषाओं की जो माता है या जननी है वो क्या है, संस्कृत। जब संस्कृत से एक भाषा निकली तो इस भाषा का नाम क्या बना, पाली। पाली सभी को पता है बौद्धों की भाषा थी। अब पाली के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या आ जाता है, इसे गौरव प्राप्त है भारत की पहली देश भाषा होने का। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली देश भाषा कौन सी है, तो हम क्या कर देंगे, पाली जो है भारत की पहली देश भाषा है। तो क्रम हमारा बन रहा है। आगे चलते हैं, आगे इसमें चलेंगे तो यहाँ पर एक भाषा आ जाती है हमारी प्राकृत। और प्राकृत क्या है, जैन लोगों की देन है, या जैन धर्म के अनुयायी क्या किस भाषा को मानते थे, प्राकृत। प्राकृत से आगे चले, अब यहाँ पर हमें एक भाषा मिल गई अपभ्रंश। कभी अगर आपसे अपभ्रंश का अर्थ पूछ लिया जाए तो अपभ्रंश का अर्थ होता है पतन। यानी कि भाषा क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है, पतित हो रही है। अब इस अपभ्रंश से एक भाषा निकल के आती है अवहट्ट। अवहट्ट का मतलब इस भाषा में अन्य बहुत सारी भाषाओं का क्या हो चुका है, समावेश हो चुका है। और इस अवहट्ट ने आगे चल करके जन्म दे दिया हिंदी को। तो हिंदी का देखिए कि विकास है, संस्कृत से शुरू हुई है और हिंदी तक ये पहुंची है। तो हिंदी किस क्रम में विकसित होती है, तो हम कहेंगे हिंदी एक विकास के क्रम में विकसित होने वाली भाषा है। अब हिंदी को क्या है, हमारी राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। तो राजभाषा के रूप में कब इसको हमारे भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया, तो उस दिन को देखते हैं। एक तिथि आती है हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, राजभाषा। आप देखिए कुछ बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है। राजभाषा क्या भाषा होती है,
ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है। आप सरकारी कोई पत्र में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यावेदन दे सकते हैं, कहीं पर भी कोई एप्लीकेशन देनी है आप हिंदी में दे सकते हैं। तो राजभाषा का मतलब क्या हो जाएगा? सरकारी कामकाज की भाषा। सीधे सीधे भी पूछा जाता है कि राजभाषा का मतलब क्या होता है, तो क्या कह देंगे? सरकारी कामकाज की भाषा। अब यहीं पर अगर हम शब्द का प्रयोग करते हैं राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा का अर्थ हो जाता है कि एक ऐसी भाषा जो संपूर्ण राष्ट्र में क्या है बोली जा रही है या इसमें काम हो रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है हिंदी उनकी क्या होती है भाषा नहीं है या प्रथम भाषा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी क्या आ जाती है हमारी राजभाषा, यानी कि हमारी सरकारी कामकाज की भाषा में इसको बोल देते हैं। अब जो तिथि हमारे पास मिली है 14 सितंबर, इसीलिए क्या होता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है कहेंगे? तो हिंदी दिवस आ जाता है हमारा 14 सितंबर। ये जो 14 सितंबर की तिथि है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे, ये मनाया जाता है 10 जनवरी। अब इसकी तिथि क्या की जाएगी? 10 जनवरी। अब कब से अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इनको देखिए। 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हम 10 जनवरी को क्या करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि हिंदी का उच्च स्तर पर प्रचार प्रसार हो सके। जो विदेशों में हमारे भारतीय दूतावास हैं इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वैसे ही विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमारे दूतावास इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। ये तो हो गए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब देखिए हिंदी का विकास देखते हैं, किस क्रम में हिंदी का विकास हुआ ये तो आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर हिंदी से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो अक्सर परीक्षार्थी छोड़ देते हैं, फिर बाद में वहीं पर क्या होती है गलती। अब यहाँ देखिए क्या आता है, एक आता है भाषा परिवार। तो भारत के जो भाषा परिवार है, भारत के भाषा परिवार की बात करेंगे तो भारत में लगभग क्या है 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। अब 4 भाषा परिवार में विश्व में देखिए लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। हम भारत के भाषा परिवार की बात करेंगे तो भारत में 4 भाषा परिवार बोले हैं। अब इसमें पहला जो भाषा परिवार आ जाता है ये है भारोपीय, दूसरा आ जाता है द्रविड़, तीसरा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक और चौथा भाषा परिवार आ जाएगा चीनी तिब्बती। जो पहला भाषा परिवार है जिसे हमने भारोपीय भाषा परिवार कहा, यानी कि इंडो यूरोपियन, भारोपीय नहीं देगा तो इंडो यूरोपियन देगा। हिंदी किस परिवार की भाषा है, क्योंकि किसी न किसी परिवार से हिंदी भी जुड़ी हुई होगी, तो हिंदी किस परिवार की भाषा आ जाएगी आपकी भारोपीय परिवार की। कितने लोग भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 73%। द्रविड़ में आ जाता है हमारे 25%, ऑस्ट्रिक में आ जाते हैं 1.3% और चीनी तिब्बती में आ जाता है आपका 0.7%। ये इन परिवारों में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या है। तो ये क्या हो गया आपका हिंदी किस परिवार की भाषा है, इससे संबंधित तथ्य। अब हिंदी से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं, जैसे हिंदी किस भाषा का हो गया या किस परिवार की हो गई, या हिंदी का विकास क्रम आप बता दीजिए। अब यहीं पर कुछ चीज़ें आ जाती है विश्लिष्ट, संश्लिष्ट। तो 3 शब्द आपको बताऊंगी मैं। एक देखिए पहला शब्द आ जाता है आपका विश्लिष्ट और यहीं पर दूसरा शब्द आ जाएगा संश्लिष्ट। इनको बहुत ध्यान से आपको समझना है। दूसरा आ जाता है विश्लेषणात्मक, क्या कह देंगे विश्लेषणात्मक, और यहीं पर इसके साथ में आ जाएगा संश्लेषणात्मक। ये तीनों एक से हैं, बस लिखने का अंतर है या बोलने का अंतर है। और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर वियोगात्मक, और इसी के साथ इसका जोड़ा बना देंगे हम संयोगात्मक से। अब हिंदी की इतनी महत्वपूर्ण क्लास में इनको बोलने का क्या मतलब है, देखिए आपसे पूछा जाता है कि हिंदी कैसी भाषा है, विश्लिष्ट कि संश्लिष्ट या विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक। पहले बीच को लेकर चलते हैं, विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक। विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है कि अगर कोई यौगिक है वो टूट रहा है, छोटे 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 उसके खंड बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है विश्लेषणात्मक। वही खंड अगर जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा है संश्लेषण। तो हिंदी कैसी भाषा है विश्लेषणात्मक। प्रारंभ में ही मैंने आपको बता दिया
पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, लास्ट में अवहट्ट से हमारी क्या बनी? हिंदी। आज अगर आप हिंदी की भाषा में हिंदी के शब्द ढूंढोगे तो मुश्किल से आपको कुछ शब्द हिंदी के मिलेंगे, क्योंकि अन्य भाषाओं के इतने शब्द हमारी हिंदी में आ चुके हैं कि हिंदी के शब्द ढूंढना मुश्किल होता है। इसलिए पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है कि आप अरबी भाषा के शब्द बताइए, फारसी के बताइए, तुर्की के बताइए, वह समावेशित हो चुके हैं। तो हिंदी कैसी भाषा कहेंगे? विश्लेषणात्मक, यानी कि टूट टूट कर खंडों में टूटने के बाद हिंदी का क्या हुआ है? विकास। दूसरी चीज आती है विश्लिष्ट है कि संश्लिष्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हिंदी क्या है? विश्लिष्ट है। विश्लिष्ट मतलब वही चीज आई कि टूटने के बाद जो भाषा बन रही है विश्लिष्ट। अब विश्लिष्ट हिंदी है तो संश्लिष्ट क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्यों? क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सारी भाषाओं से क्या है? सारी भाषाएं जो है हमारी संस्कृत से ही निकली हैं, इसलिए संस्कृत क्या है? संश्लिष्ट। कभी टूटी नहीं है, आगे भी कभी टूटेगी नहीं। जैसी प्रयोग की जाती थी वैसे ही प्रयोग की जाती है। लास्ट आ जाता हमारा हिंदी वियोगात्मक है कि संयोगात्मक। जब हिंदी टूट टूट के आ रही है, यानी कि उसका वियोग अन्य भाषा से हो रहा है। हिंदी से पाली बनी, पाली का वियोग हो गया, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत का वियोग हो गया, अलग हो गए, बिछुड़ गए, तो बिछुड़ने के कारण हिंदी बनी है, इसलिए हिंदी कैसी है? वियोगात्मक। बस कहने का अर्थ होगा, अंतर होगा। आपसे पूछा जाएगा विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक, आप कहेंगे विश्लेषणात्मक। विश्लिष्ट या संश्लिष्ट? विश्लिष्ट। वियोगात्मक या संयोगात्मक? तो आंसर आ जाएगा हमारा कैसा? वियोगात्मक। यह है हिंदी से संबंधित कुछ शब्द जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। अब देखिए, हिंदी के परिवार के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर ली है, और हिंदी जो शब्द है किस टाइप का शब्द है इसके बारे में भी यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण चर्चा कर ली है। अब देखिए, संविधान ने जब हिंदी को स्वीकार किया है 14 सितंबर 1949 को, यानी कि संविधान ने कोई एक ऐसा भाग बनाया होगा जहाँ पर हिंदी को विशेष स्थान दिया गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी से संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में आते हैं, तो आपको कर देना है भाग 17। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भारतीय संविधान के किस भाग में आती है, आप कहेंगे भाग 17। अब भाग 17 है तो अनुच्छेद का भी वर्णन यहाँ पर करना जरूरी हो जाता है। अगर पूछा जाएगा कि हिंदी किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन कर रखा है, तो एक अनुच्छेद नहीं है, यहाँ पर आप कहेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हिंदी का ही वर्णन किया गया है। तो भाषा संबंधी उपबंध जो है आपके किस में आते हैं? 343 से लेकर के 351। अनुसूची अगर पूछी जाएगी तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी उपबंध दिया गया है। अगर पूछा जाएगा अनुसूची, तो अनुसूची को भी आपको याद रखना है, कौन सी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा संबंधी उपबंध। यहाँ पर मैं हिंदी संबंधी उपबंध नहीं कह रही, इस बात को आप ध्यान रखिए, भाषा संबंधी उपबंध। तो भाग आ जाएगा 17, अनुच्छेद 343 से 351, अनुसूची आ जाएगी आपकी 8वीं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? 2 अनुच्छेद और आ जाते हैं, इनको हम अलग से पढ़ते हैं। अनुच्छेद आ जाएगा आपका 120 और दूसरा अनुच्छेद आ जाएगा आपका 210। ये क्या है? तो अनुच्छेद 120 आता हमारा केंद्र से संबंधित, अनुच्छेद 210 आ जाता हमारा राज्य से संबंधित। संसद में हिंदी से संबंधित या भाषा से संबंधित कोई भी उपबंध हो रहा है, कोई चर्चा हो रही है, तो अनुच्छेद 120 के तहत। राज्य में अगर विधानसभा में या विधान परिषद में ऐसी कोई चर्चा हो रही है तो 210। जब हम हिंदी का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके बारे में क्या है? विस्तृत चर्चा वहाँ पर की जाएगी। फिलहाल आपको जानना है कि हिंदी किस भाग में आती है, हिंदी किस अनुच्छेद में आती है, हिंदी किस अनुसूची में आती है। तो ये हो गए हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब देखिए, एक अनुच्छेद मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूँगी क्योंकि ये ज़रूरी लग रहा है बताना। अनुच्छेद आ जाता हमारा 344। 344 क्या है? यहाँ पर भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा। अब ये आयोग कब बना? तो हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब उस क्रम में अगर देखेंगे तो 5 वर्ष होते हैं 1955। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यहाँ पर एक तिथि आ जाएगी 7 जून 1955। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इनके नोट्स बनाइए। 7 जून 1955 को क्या हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। अब राजभाषा आयोग का गठन हुआ तो बहुत बार, या कहिए कि बार बार ये क्वेश्चन आता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो राजभाषा के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे BG खेर या बाल गंगाधर खेर। अब पहले अध्यक्ष थे तो वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं कि राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष आते हैं इसके डॉक्टर विनय पाठक। क्या कहेंगे कि वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विनय पाठक। राजभाषा आयोग क्या था? ये भाषा के ही प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया। इसमें साहित्य हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृति हो गई, इनसे संबंधित क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर लिया जाता है। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा राजभाषा आयोग का। आप देखिए हिंदी को कब स्वीकारा? 14 सितंबर 1949। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जून 1955। एक आता है केंद्रीय हिंदी अंग्रेजी भाषा संस्थान। यहाँ पर क्या कर देंगे? केंद्रीय हिंदी अंग्रेजी भाषा संस्थान, और ये आता है हैदराबाद में। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि केंद्रीय हिंदी अंग्रेजी भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्रीय हिंदी अंग्रेजी भाषा संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में ये संस्थान है। अब हिंदी से संबंधित एक आध समाचार पत्र भी आ जाते हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक क्लास है जहाँ पर हिंदी से जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो उनकी क्लास चल रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हिंदी से संबंधित पहला समाचार पत्र, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हिंदी से संबंधित पहला समाचार पत्र आ जाता है उदंत मार्तंड। क्या कहेंगे इसको? उदंत मार्तंड। बहुत सारे बच्चे उद्दंड मार्तंड कहते हैं, उच्चारण में थोड़ा दोष हो जाता है। सही उच्चारण होगा आपका उदंत मार्तंड। संपादक अगर इसके पूछे जाएंगे तो इसके संपादक आते हैं पंडित जुगल किशोर। कौन आ जाएंगे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल करके इनका नाम आता है। इन्होंने किया था हिंदी के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन उदंत मार्तंड नाम से। कब किया था? तो इसकी तिथि अगर आपसे पूछी जाती है तो तिथि आ जाती है 30 मई 1826। ये 30 मई आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस दिन क्या होता है? प्रतिवर्ष पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपसे पूछा जाएगा, तो आंसर होगा 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी से संबंधित पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अब ये था तो समाचार पत्र, लेकिन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होता था, यानी कि एक पत्र नहीं होता था, एक पुस्तक के आकार का। अब रोज़ तो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकती है, इसलिए इसको प्रति सप्ताह में एक दिन निश्चित किया गया, और सप्ताह का एक दिन निश्चित होता था मंगलवार, इसलिए इसको कहा गया साप्ताहिक समाचार पत्र। कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। सप्ताह में किस दिन प्रकाशित होता था? तो मंगलवार के दिन ये प्रकाशित होता था। अब जब ये कड़ी आगे को बढ़ी तो बनारस के एक राजा थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और इन्होंने क्या करा? बनारस अखबार के नाम से एक अखबार और प्रकाशित कर दिया। तो ये अखबार क्या आ जाएगा? बनारस अखबार। किसने प्रकाशित किया था? तो ये कह देंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इसके बारे में भी ये नहीं कह सकते कि यह दैनिक समाचार पत्र था, इस कड़ी में आगे को जुड़ा था। अब दैनिक समाचार पत्र की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ी, तो अगर पूछा जाएगा कि हिंदी से जुड़ा हुआ पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका नाम आ जाता है समाचार सुधा वर्षण। इसका नाम लिखिए, समाचार सुधा वर्षण। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1854 में। तो 1854 में पहली बार हिंदी से संबंधित दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। इस क्लास में हमने हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो सकती थी वो सारी इस क्लास में आपको दी गई हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज की हिंदी की पहली क्लास।